हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जो कि डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन, यूजीसी, एनटीए, नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा सा हिंदी साहित्य से अलग है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था डीएसएसबी के परीक्षा पैटर्न में। उसमें हमने देखा कि जो टीजीटी हो, पीजीटी हो, उसमें मुख्य विषय के अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी कुछ सवाल आते हैं। और इसी तरह से यूपी हायर एजुकेशन तथा यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 के अंतर्गत भी टीचिंग मेथोडोलॉजी से सवाल आते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इस पर एक लेक्चर तैयार किया जाए। और दूसरा कारण था कि जितनी भी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, खासतौर से यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 को लेकर या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, उनकी जो भाषा शैली है वो काफ़ी कठिन दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि किसी अंग्रेजी की किताब का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। और जब भी हिंदी का मीडियम का स्टूडेंट्स उसको पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जो भाषा हैं, उसकी शब्दावली है, काफ़ी कठिन होती है। उसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। तो इस लेक्चर में हमने ये कोशिश की है कि कैसे बहुत ही आसान भाषा में टीचिंग मेथोडोलॉजी को समझा जाए कि आखिरकार टीचिंग मेथोडोलॉजी है क्या, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण को प्रभावित करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और कमेंट्स कर ये ज़रूर बताएंगे कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो हम देखते हैं पहले कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इसमें दो शब्द हैं, एक टीचिंग है और एक मेथोडोलॉजी। मतलब अगर इसका हिंदी रूप देखें तो शिक्षण और पद्धति। जिस तरीके से हम रिसर्च करते हैं या जिनका एडमिशन पीएचडी में हुआ होगा, उनको एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर भी पढ़ना पड़ता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है शोध प्रविधि। तो कुछ उसी से मिलता जुलता ये टीचिंग मेथोडोलॉजी भी है, शिक्षण पद्धति। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए कक्षा में जाता है और अपने टॉपिक को बहुत ही सरल और बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है, वही शिक्षण पद्धति कहलाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप छात्र जीवन में रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनके जीवन में अनेक तरह के टीचर आए होंगे जो कि अपने शिक्षण पद्धति के कारण ही अलग दिखाई पड़ रहे होंगे, विशेष दिखाई पड़ रहे होंगे। कई टीचर्स की जो शिक्षण पद्धति है वो काफ़ी आसान लगती होगी, कई टीचर्स की शिक्षण पद्धति बहुत कठिन लगती होगी, कई का क्लास बहुत ही पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो गया, और कई टीचर्स का क्लास बहुत ही बोरियत महसूस लगता है। तो ये क्या है, ये शिक्षण पद्धति के कारण ही होता है। कई टीचर्स बहुत ही लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहते हैं, उनका इफेक्ट छात्र पर ज़्यादा समय तक रहता है। तो ये शिक्षण पद्धति के कारण ही होता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यही है कि जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य मतलब पढ़ाने जाता है, और कहाँ पढ़ाने जाता है, कक्षा में पढ़ाने जाता है, और टॉपिक को प्रस्तुत करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है, वही क्या कहलाता है, शिक्षण पद्धति। इसी तरीके से देखा जाए, ये जो संबंध है टीचर्स का, खासतौर से हम जब शिक्षण कार्य की बात करते हैं या पद्धति की बात करते हैं, तो इसमें छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, इन तीनों का समावेश होता है। छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, इनके माध्यम से ही एक स्वरूप निर्धारित होता है शिक्षण पद्धति का। हम देखते हैं कि जितने भी टीचर्स होते हैं उनको कैसे ये निर्धारित किया जाता है, उनकी क्षमता और योग्यता के कारण। पहला है क्षमता और योग्यता, दूसरा है परिवेश। परिवेश भी बहुत कुछ निर्धारित करता है शिक्षण पद्धति को अच्छा बनाने में और बुरा बनाने में। कई बार आप देखेंगे कि कोई टीचर बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो अच्छी जगह है, पोस्टेड है, तो वो प्रयास करता है कि अपने वो शिक्षण पद्धति में बदलाव लाए, सुधार लाए। और कई टीचर्स जो कि बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई किए रहते हैं, लेकिन उनको ठीक परिवेश नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे उनका जो शिक्षण पद्धति है वो ह्रास की तरफ जाने लगती है, धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। तो ये परिवेश भी काफ़ी मायने रखता है। तीसरी बात ये है कि मौलिकता। जितने भी टीचर्स होते हैं, सबकी मौलिकता अलग अलग होती है।
ये कोई चाहे कि किसी भी टीचर्स के कोई नकल करे और उसके तरह वो पढ़ाना शुरू करे तो ये बहुत ही मुश्किल है। हर टीचर्स को पढ़ाने का अलग ढंग होता है, उसका अलग सिस्टम होता है, उसमें अलग मौलिक प्रतिभा होती है, कोई किसी की नकल करके नहीं पढ़ा सकता है। ठीक, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये निर्धारित करती हैं कि जो शिक्षक है और उसका जो शिक्षण पद्धति है उसको निर्धारित करती हैं। तीसरी बात जो है वो है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? हर शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि क्लास में 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक मेधावी होते हैं, एक बच्चे मेधावी क्लास में और दूसरे कमज़ोर। तो प्रत्येक शिक्षक का ये दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपनी बात को सरल, सुगम्य और बोधगम्य तरीके से कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी तक अपनी बात पहुंचाए। वो ऐसे मेथड को अपनाएं ताकि मेधावी छात्र तो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर छात्र हैं वहाँ तक भी बात पहुँचे। लेकिन कई बार इसका उल्टा देखने के लिए मिलता है कि कई टीचर्स आते हैं जो मेधावी बच्चे होते हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, उन्हीं को लगता है कि सब कुछ पढ़ाकर चले जाते हैं, और कमज़ोर बच्चे जो होते हैं जिस के तस बने रहते हैं, उनके मन में अगर कोई सवाल भी आता है तो वो डर के मारे टीचर से नहीं पूछते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि किन किन विधियों का उपयोग करके टीचर्स अपने बच्चों को, छात्रों को कक्षा में पढ़ाते हैं। कुछ विधियां हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब तक जो मेरे बताने का मतलब था कि जो शिक्षण पद्धति है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि जब शिक्षक क्लास में अपने टॉपिक को पढ़ाने जाते हैं और जिस पद्धति का वो प्रयोग करते हैं समझाने के लिए सरल सुगम्य तरीके से कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र उसको समझ सके, उस विधि को शिक्षण पद्धति कहा जाता है। और जो मैंने संबंधों के बारे में बताया कि इसमें छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम इनका संबंध होता है, और ये भी मैंने बताया कि हर शिक्षक की क्षमता और योग्यता अलग अलग होती है और उसके शिक्षण कार्य को प्रभावित करने के लिए परिवेश भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और तीसरा मैंने बताया कि प्रत्येक जो अध्यापक हैं या टीचर्स हैं उनकी मौलिक प्रतिभा होती है, वो किसी भी अन्य टीचर्स की नकल करके या फिर विधि को अपनाकर बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो बाय बर्थ है या फिर उन्होंने मेहनत करके पाया उसी के माध्यम से वे आगे जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, और हमें ये उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि हर टीचर्स एक ही टाइप के होंगे। सबका अलग अलग महत्व है, सबके अलग अलग स्टाइल्स है जो कि उनको विशेष बनाती है। और मैंने बताया उद्देश्य, जो शिक्षण पद्धति का उद्देश्य होता है कि क्लास में 2 तरीके के विद्यार्थी होते हैं, एक मेधावी होते हैं और दूसरे कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं। लेकिन टीचर्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपनी बात कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी तक आसानी से पहुंचाए, तभी ये उसके शिक्षण कार्य के लिए अच्छा साबित होगा। अन्यथा अगर मेधावी बच्चों को ही वो पढ़ाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। कई बार हमने देखा है विश्वविद्यालयों में ये कुछ टीचर्स आते हैं और मेधावी बच्चों को खड़े कर देते हैं कि तुम इस कविता की व्याख्या करो, और सारे बच्चे इसको सुनते रहते हैं। तो इस तरीके के भी टीचर्स पाए जाते हैं। आप कमेंट्स कर बताइए कि आपके जीवन में भी क्या इस तरीके के टीचर्स हैं, और इस लेक्चर के माध्यम से ये भी आप देखने की कोशिश कीजिए कि जब आप छात्र जीवन में थे तो कौन कौन टीचर्स आपको प्रभावित किया और उनकी शैली आपको अच्छी लगी, उनकी जो पढ़ाने की शिक्षण पद्धति थी वो भी अच्छी लगी। ठीक है, तो आप उनको याद करिए और देखिए कि जो भी इस लेक्चर में बताया जा रहा है किस टीचर से क्या मैच करता था। और दूसरी बात आप अपने ध्यान में ये भी रखिए कि जब भी परीक्षा में आप इस तरीके के सवाल को हल करने जाएं, चाहे वो टीचिंग मेथोलॉजी हो चाहे रिसर्च मेथोलॉजी हो, तो उस तरीके का अपने अंदर भाव उत्पन्न करिए। आप अगर शिक्षण पद्धति वाले सवाल को हल करने जा रहे हैं तो एक शिक्षक बनकर वहाँ पर हल करिए, या फिर रिसर्च स्कॉलर वाला सवाल आ रहा है तो रिसर्च स्कॉलर बनकर वहाँ पर उसको हल करने की कोशिश कीजिए। तब आप ज़्यादा प्रश्नों को समझेंगे और उनका उत्तर सटीक खोज लेंगे। ठीक है, अब देखा जाए शिक्षण पद्धति को 2 तरीके से बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। एक तो होता है शिक्षक केंद्रित और दूसरा होता है विद्यार्थी केंद्रित। तो इन शब्दों से ये पता चल रहा होगा कि एक जो पद्धति है वो शिक्षक उसके केंद्र में रहता है और दूसरी जो पद्धति है उसमें विद्यार्थी केंद्र में रहता है। तो हम इसे देखने की कोशिश करेंगे कि जो शिक्षक केंद्रित है इसको अनुदेशित पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टीचर्स टॉपिक को तैयार करते हैं और जाकर वो क्लास में अपना लेक्चर दे देते हैं, और उस लेक्चर के माध्यम से जो छात्र हैं बहुत सारे प्रश्नों का उनको
उत्तर मिल जाता है और बहुत सारे प्रश्न उनको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसको वो नहीं पूछते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो क्लास का वातावरण रहता है वो बड़ा ही अनुशासित रहता है। पहले हम देखेंगे कि क्लास का, कक्षा का वातावरण क्या होता है, अनुशासित होता है। जब टीचर केंद्रित अगर क्लास हो, उसमें ये ना हो कि छात्र भी उसमें सहभागी हों, वो बस श्रोता के रूप में उसमें बैठे रहते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाला, ये नहीं कि टीचर सामने बोल रहा है और स्टूडेंट सो रहा है, उसका अर्थ ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो क्लास का वातावरण होता है बड़ा ही औपचारिक होता है और कठोर होता है। आप ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ाई करते थे तो उस समय कुछ टीचर्स ऐसे रहे होंगे जो कि क्लास में आते थे और अपने तुरंत टॉपिक शुरू करते थे। कोई सवाल पूछता था तो उसको चुप करा कर बैठा देते थे, बोलते थे कि जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तब सवाल पूछना। यही है टीचर केंद्रित कक्षा या फिर ये पद्धति इसमें अपनाई जाती है। इसमें और भी डिवीज़न है, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले इसका हम अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक केंद्रित या अनुदेशित पद्धति क्या होती है। मतलब कि उसमें ऐसी पद्धति है जिसमें कि सेंटर में टीचर होता है और क्लास का जो वातावरण होता है औपचारिक टाइप का होता है और उसमें कठोरता दिखाई पड़ती है। कोई जैसे स्टूडेंट्स कुछ सवाल पूछ रहा है तो भी उसे पूछने नहीं दिया जाता है। व्याख्यान के माध्यम से ही उसमें उसके सवालों का उत्तर मिल जाता है और कई उसके सवाल का उत्तर नहीं मिल पाता है। दोनों चीज़ें होती हैं। तीसरी बात मैंने बताया कि जो स्टूडेंट्स होता है वो श्रोता के रूप में रहता है और इसमें ऐसा लगता है कि जो शिक्षक है वो अपने कर्तव्यों का केवल निर्वहन कर रहा है। मतलब कि क्लास में उसकी मतलब कक्षा में उसका क्लास लगा हुआ है कि इतना मिनट आपको पढ़ाना है और वो जाकर पढ़ा दिया और फिर निकल जा रहा है। मतलब अपने कर्तव्यों का केवल निर्वहन कर रहा है। तो निर्वहन करते हुए दो चीज़ों पर उसका ज़्यादातर फोकस रहता है। पहला रहता है कि वो अपना टॉपिक पूरा करे, ठीक, टॉपिक पूरा करें, और दूसरा रहता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है बच्चे उसे याद कर लें, स्मरण शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके अलावा कोई खास इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है जो शिक्षक केंद्रित है। विद्यार्थी केंद्रित में क्या होता है कि इसमें विद्यार्थी के रुचि के अनुसार पढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थियों का जो रुचि कर रहा है जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए या फिर जिस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं विद्यार्थी उस हिसाब से। तो दोनों पद्धति हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो शिक्षक केंद्रित पद्धति है इसमें कई विधियां हैं, उस पर हम बात करते हैं। कई विधियां कौन कौन सी हैं, उसमें क्या है इसको देख लेते हैं। पहला है व्याख्यान, व्याख्यान पद्धति। दूसरा है व्याख्यान प्लस प्रदर्शन, ठीक, व्याख्यान प्लस प्रदर्शन। और तीसरा है ऐतिहासिक। तो इसमें जो व्याख्यान पद्धति है ये काफ़ी पुराना पद्धति है। प्राचीन भारत में गुरुकुल की व्यवस्था रही है, वहाँ पर भी व्याख्यान देने की एक परंपरा रही है जिसमें कि गुरु अपने शिष्यों को अनेक दृष्टांतों, उदाहरणों, कहानियों के माध्यम से अपनी बातों को क्लियर करते हैं और व्याख्या उसकी करते हैं। तो ये एक लंबी परंपरा रही है भारत में। उसी पद्धति का उपयोग अभी भी किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि फलां टॉपिक पर फलां टीचर्स का व्याख्यान है, या फिर व्याख्यान को अंग्रेजी में हम लेक्चर बोलते हैं, उसी से लेक्चरर शब्द बना हुआ है। तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। व्याख्यान में क्या होता है कि जब कोई टीचर्स किसी टॉपिक पर बातचीत करता है तो वो टॉपिक बड़ी तेज़ी से कंप्लीट होती है। और कई बार आप देखते होंगे कई टीचर्स को कहा जाता है कि बहुत ही प्रखर वक्ता है, मतलब इस व्याख्यान के कारण ही उनको प्रखर वक्ता कहा जाता है और वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। तीसरी बात ये है कि जो टॉपिक है वो बहुत ही तेज़ी से छात्रों तक संप्रेषित होती है। और चौथी बात ये है कि जो छात्र हैं वो भावनात्मक रूप से विषय वस्तु से या टॉपिक से जुड़ जाते हैं। तो मैंने व्याख्यान पद्धति में 3-4 चीज़ों की चर्चा की। पहला तो ये है कि ये जो है गुरुकुल की परंपरा से है, गुरुकुल परंपरा से अब तक चलती आ रही है। दूसरा मैंने बताया कि जिस टॉपिक पर बातचीत किया जाता है वो टॉपिक बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट होता है, तेज़ी से पूरा होता है। तीसरी बात मैंने बताया कि ये प्रभावशाली और आकर्षक होता है, ठीक।
आपने कई बार सुना भी होगा कि ये प्रखर वक्ता हैं और उनकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है और चीज़ें धीरे धीरे छात्रों को बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक, तो प्रभावशाली और आकर्षक। चौथा मैंने बताया कि तेज़ी से संप्रेषित होते हैं, जितने भी तथ्य होते हैं वो तेज़ी से छात्रों तक संप्रेषित होते हैं व्याख्यान शैली में, तेज़ी से संप्रेषण। और पांचवा मैंने बताया कि विषय वस्तु से छात्रों का भावनात्मक लगाव, विषय वस्तु से छात्रों का भावनात्मक लगाव। तो ये है व्याख्यान शैली या पद्धति या विधि मुख्य रूप से जो कला के विषय होते हैं या फिर सोशल साइंस के विषय होते हैं उसी में कारगर होती है। ये इनके गुणों के बारे में मैंने चर्चा की। दोष इसका ये है कि ये विज्ञान और गणित के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्धति के रूप में नहीं आती है। ये बस उन विषयों के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होती है जो कला वर्ग के हैं या फिर सोशल साइंस के विषयों को पढ़ते हैं, उसमें व्याख्यान पद्धति ज़्यादा कारगर साबित है। तो मोटे तौर पर आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी पद्धति है जो कि जिसमें व्याख्यान भी है और प्रदर्शन, मतलब चीज़ों को जिस टॉपिक्स पर कोई टीचर्स अपने लेक्चर्स को दे रहे हैं उस लेक्चर्स को दिखा भी सकते हैं। वो जैसे कोई भूगोल पढ़ाता हो तो भूगोल में वो अगर भारत के बारे में बातचीत कर रहा है टीचर तो पूरा भारत का मैप दिखाएंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों, या फिर वर्ल्ड के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो वर्ल्ड का मैप बताएंगे, फिजिकल और पॉलिटिकल। इसी तरीके से अगर आप मेरे भाषा विज्ञान के लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें मैंने भाषा विज्ञान जैसे दुर्व विषय को भी मैप के माध्यम से समझाने का मैंने प्रयास किया है, ताकि आप व्याख्यान भी सुने और उसको देखकर समझे भी। खासतौर से जो हिंदी भाषा की उपभाषाएँ हैं और बोलियाँ, इनको मैं इस टॉपिक्स को मैं भारत का मैप बनाकर बताने की कोशिश किया हूँ कि कैसे चीज़ों को समझें। आप कैसे जानेंगे कि पश्चिमी हिंदी कहाँ पर बोली जा रही थी, पूर्वी हिंदी कहाँ पर बोली जा रही थी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, तो आप मैप के माध्यम से समझ जाएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आती है? व्याख्यान और प्रदर्शन पद्धति के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा जो ऐतिहासिक पद्धति है इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो एक टॉपिक को चुन लेते हैं और उसके ऐतिहासिक तथ्यों पर बातचीत करते हुए उसके उद्भव और विकास, उद्भव प्लस विकास पर बातचीत करते रहते हैं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका विवेचन करते हैं, जिससे कि मौलिकता भी बनी रहती है और बच्चों का इसमें मन भी लगा रहता है। तो ये तीन खासतौर से पद्धतियां हैं जो कि शिक्षक केंद्रित पद्धतियां हैं। मतलब इसमें मेन रोल जो होता है वो शिक्षक का होता है और जो छात्र होता है वो केवल श्रोता बनकर रहता है। उसको व्याख्यान के दौरान ही कई प्रश्न उसके अगर मन में आ रहे हैं तो उसका सलूशन उसको मिल जाता है, वरना वो प्रश्न दोबारा नहीं पूछ पाता है। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से जहाँ भी व्याख्यान होता है तो इसमें एक नया ट्रेंड ये आया है कि आखिरी सत्र में या फिर उस सत्र के आखिरी समय में कुछ समय श्रोताओं को भी दे दिया जाता है कि 5-10 मिनट आप सवाल पूछेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ बहुत ही जिज्ञासु ढंग के जो श्रोता होते हैं वो सवाल पूछते हैं और कई बार श्रोताओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है सवाल पूछने की, तो फिर जो संचालक होता है वो घबराने लगता है। वो बोलता है कि 2-3 सवाल लिया जाएगा और बाकियों का जो समस्या का समाधान है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब सारे 2-3 प्रश्न में ही जितने लोगों की जिज्ञासा होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि अब समय का अभाव है। आपने देखा होगा, इसको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। तो व्याख्यान शैली में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की गई है। और जो व्याख्यान और प्रदर्शन, मतलब कि कोई अपनी व्याख्यान दे भी रहा है, लेक्चर को दे भी रहा है और साथ में उसको स्लाइड के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास कर रहा है। और तीसरा मैंने बताया कि ऐतिहासिक पद्धति में, जिसमें कि किसी भी विषय वस्तु को उठाया और उसके ऐतिहासिक महत्व को बतलाते हुए, उसके उद्भव और विकास को बतलाते हुए अपने टॉपिक को ख़त्म किया, जिसमें वो मौलिक तरीके से भी उसका विवेचन करता है और बच्चों को बोर भी होने नहीं देता है। तो ये 3 पद्धतियाँ जो थीं ये शिक्षक केंद्रित थीं। अब विद्यार्थी केंद्रित हम पद्धतियों पर थोड़ा बातचीत करें तो वो क्या है उसको देख लेते हैं। विद्यार्थी केंद्रित जो पद्धतियाँ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अभी तक हम शिक्षक केंद्रित पद्धति पर बातचीत कर रहे थे, अब विद्यार्थी में हम देखते हैं। खासतौर से जब हम विद्यार्थी में देखते हैं तो पहला जो आता है वो है प्रोजेक्ट। कई बार आपने सुना होगा कि फला विषय पर प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट विधि। इस विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था ये USA में हुआ था
USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसको जॉन डेवी एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका कि शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहा है। उन्होंने सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि को अपनाया। उन्होंने एक विषय को तैयार किया और उस पर अलग अलग छात्रों को टॉपिक दिया और प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा। तो ये छात्रों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप जिस 2-3 विषयों को ऑप्शन में रख दिया गया और कह दिया गया कि जिसमें आपकी रुचि हो उस विषय को लीजिए, उस पर प्रोजेक्ट तैयार कर लाइए। ठीक, तो ये एक विधि है। दूसरी विधि जो है वो है निरीक्षण या पर्यवेक्षण विधि। निरीक्षण या पर्यवेक्षण, इसको ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन जो पद्धति है, इसमें क्या है कि जो छात्र है उसको एक टॉपिक दिया जाता है, उसको एक सर्वे करने के लिए दिया जाता है कि आपको फला विषय पर सर्वे करना है, और उसका क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया जाता है, और वो उस पर जाके इसका निरीक्षण करता है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है और अपना टॉपिक जमा करता है। तो ये हो गया निरीक्षण और पर्यवेक्षण विधि, जिसमें कि मुख्य रूप से सर्वे किया जाता है। अगली जो विधि है वो है आपकी समस्या समाधान विषय। समस्या समाधान मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जो कि समस्या प्रधान है और उसका समाधान खोजना है। तो ये भी विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप ये टॉपिक लीजिए और उसमें जो समस्या है उसके समाधान को खोज कर लाइए। तो ये एक विधि है। इसके बाद जो चौथा विधि है उसमें क्या है कि आगमन और निगमन विधि। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगमन और निगमन विधि, ये क्या है आगमन और निगमन, पहले इसको समझ लेते हैं। आगमन मतलब होता है कि जब हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, जब हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, जब हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तो उसको कहा जाता है आगमन। ठीक है, मतलब ज्ञात से अज्ञात, आपको कोई चीज़ ज्ञात है, उसके अज्ञात दूसरे पक्ष की तरफ आप जा रहे हैं। कोई चीज़ विशिष्ट है तो हम सामान्य की तरफ जा रहे हैं। ठीक, और उदाहरण देकर फिर नियम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आगमन। और अगर निगमन की बात करें तो सेम टू सेम इसका जो उल्टा है, जो कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ और नियम से उदाहरण की तरफ, ये निगमन कराता है। कई बार एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। अगली विधि को हम देखें, वो कौन सी विधि है, खेल विधि। कई बार छात्रों को खेल खेल में समझाने का प्रयास किया जाता है किसी भी टॉपिक को। आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको उनके अंदर क्रिएटिविटी लाने के लिए कुछ टीचर्स ने इस विधि को अपनाया है, जो कि खेल खेल में उन्हें बताने का प्रयास करते हैं ताकि वो किसी भी टॉपिक्स में अपनी रुचि जागृत करें। ठीक, तो ये जो अगली है खेल विधि। खेल विधि को सर्वप्रथम जिन्होंने लागू करवाया था उनका नाम था कार्डवेल कुक। इन्होंने इस विधि का प्रचार प्रसार किया। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि इसकी प्रणेता कौन है, तो कार्डवेल कुक का नाम आप याद रखिए। इसके अलावा जो विधि है उसका नाम है प्रयोगशाला विधि। जितने भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे वे प्रयोगशाला में जाकर किसी भी, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, एक टॉपिक चुन लेते हैं, उस पर आप जाकर लेबोरेटरी में उसका जो भी प्रक्रिया है उसको करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पहुंचते हैं, तो वो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आएगा। ठीक, जाकर ये भी विद्यार्थी की रुचि पर ही आधारित होता है। अगली जो विधि है वो असाइनमेंट विधि है। असाइनमेंट, कई बार आपने सुना होगा कि असाइनमेंट मिला हुआ है उसको जमा करना है। ठीक, असाइनमेंट विधि। इसमें विद्यार्थियों को एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को कुछ समय के बाद ले जाकर जमा करना होता है। तो ये भी विद्यार्थी की स्वेच्छा के ऊपर रहता है, क्योंकि 10 सवाल रहेंगे, उसमें से 5 सवाल करना है। तो ये विद्यार्थी की रुचि और उसके मन के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जिस पे आपको अच्छा लगे उसको लिखकर जमा करें। तो हमने मोटे तौर पर देखा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैंने बतलाया कि जब शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान छात्रों तक
सरल और बोधगम्य तरीके से जब अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है और जिस पद्धति का प्रयोग करता है वही शिक्षण पद्धति कहलाता है। फिर मैंने बतलाया कि जो संबंध है खासतौर से शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम का, उसके अनुसार उसमें ये भी मैंने बताया कि जो शिक्षक होता है वो अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार शिक्षण कार्य करता है, शिक्षण पद्धति को अपनाता है। दूसरा, उसमें परिवेश का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि जिस परिवेश में उसको मौका मिला पढ़ाने के लिए वहाँ पर उस तरह की शिक्षण पद्धति को उसको अपनाना पड़ता है। जैसे कोई शिक्षक बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने की जो शैली होगी वो अलग होगी, वहाँ का जो परिवेश है उसको भी उससे भी वो प्रभावित होगा। और जो टीचर्स छोटी जगह पर पढ़ाते हैं तो वहाँ का परिवेश भी मायने रखता है। ठीक, इसके अलावा मैंने बताया कि जितने भी टीचर्स होते हैं वो मौलिक रूप से शिक्षण कार्य करने की कोशिश करते हैं, वो किसी की नकल नहीं कर सकते। अगर नकल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं तो इस समय विकास दिव्यकीर्ति का नाम बहुत फेमस है, सारे लोग उनसे परिचित हैं। अगर उनकी कोई नकल कर रहा है तो बस नकल ही करेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो मौलिकता होती है मतलब शिक्षक के अंदर अपनी शिक्षण पद्धति को डेवलप करने के लिए। इसके बाद मैंने उद्देश्य के बारे में बतलाया कि जो भी शिक्षक का उद्देश्य होता है वो मेधावी छात्रों को तो बताना होता ही है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य होता है कि जो क्लास का सबसे कमज़ोर छात्र है, जो प्रश्न पूछने में हिचक रहा है, उसको थोड़ा सा लेट समझ में आता है, उसको ऐसी पद्धति से पढ़ाएं ताकि वो भी चीज़ों को समझ जाए। फिर मैंने बतलाया कि 2 विधियों से शिक्षण पद्धति को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला मैंने बतलाया कि जो शिक्षक केंद्रित पद्धति है जिसको कि अनुदेशात्मक भी कहा जाता है, उसमें टीचर्स एक व्याख्यान के रूप में टॉपिक्स को लेता है, अपने टॉपिक्स को बतलाता है। उस टॉपिक्स के बतलाने के दौरान जो लेक्चर देता है, उस लेक्चर के दौरान बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं तो कई सवालों का उनको जवाब मिल जाता है और कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। और ये भी मैंने बतलाया कि इसमें जो छात्र है वो केवल श्रोता के रूप में रहता है, ज़्यादातर उसमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता। इसमें और भी मैंने बतलाया कि जो ये खासतौर से जो शैली है ये व्याख्यान प्रदर्शन और ऐतिहासिक पद्धति 3 भागों में इसको बांटा गया था। व्याख्यान के बारे में मैंने बतलाया कि ये प्राचीन समय से इसका उपयोग होता आ रहा है, जो कि कला और सोशल साइंस के बैकग्राउंड के लिए ही सार्थक है, बाकी जो विज्ञान है, गणित के लिए उसका इतना रोल नहीं है। प्रदर्शन और व्याख्यान में कला का भी आ जाएगा और साइंस का भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें व्याख्यान किया जाता है और फिर अपने तथ्यों को बताने के लिए उसको स्लाइड या फिर मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत मैंने बतलाया कि उसमें जो भी शिक्षक होता है वो किसी भी टॉपिक्स को उठाता है और उसके ऐतिहासिक महत्व को बतलाते हुए उद्भव एवं विकास पर बात करते हुए आगे बढ़ता है और टॉपिक को ख़त्म करता है। फिर विद्यार्थी केंद्रित विषय पर मैंने बातचीत किया तो उसमें जो विद्यार्थियों के मन के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से कई विधियों को मैंने बतलाया, जिसमें कि पहला था प्रोजेक्ट, दूसरा था निरीक्षण या पर्यवेक्षण विधि, तीसरा था समस्या समाधान विधि, चौथा था खेल विधि, 5वां था प्रयोगशाला और छठा था असाइनमेंट विधि के माध्यम से भी विद्यार्थी को पढ़ाया जा सकता है। तो मुख्य तौर पर ये टीचिंग मेथोडोलॉजी पर एक मेरा प्रयास था कि किस तरीके से इसको आसानी से समझा जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि मेरा प्रयास कैसा रहा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।